हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 30 अगस्त 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आज की आपकी पहली अपडेट है, हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता का कौन सा दौर संपन्न हुआ है। 10वां, 14वां, 25वां या 50वां? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 14वां। देखिए, भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता का 14वां दौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और स्थायी सचिव रक्षा सिंगापुर श्री चेन हैंग ने की है। दोनों पक्षों ने भारत और सिंगापुर के मध्य द्विपक्षीय रक्षा सगाई के कई मुद्दों पर चर्चा की है। डीपीडी के अंत में भारत और सिंगापुर के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस क्षेत्र में बांस क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है। जम्मू, कटरा, सांबा या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने कहा है कि बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल इत्यादि बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में 3 बांस क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इससे 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान होगा और साथ ही जम्मू के पास घाटी में एक मेगा बांस औद्योगिक पार्क और क्षेत्र में बांस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के संबंध में जारी आदेश के अनुसार पुलिस एवं सार्वजनिक सेवा किसके अधीन सेवारत होंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपराज्यपाल। माफ कीजिएगा, वहां पर ऑप्शन राज्यपाल था परंतु सही ऑप्शन इसका उपराज्यपाल होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है जो उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के कार्यों को निर्दिष्ट करते हैं। नियमों के अनुसार पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार विरोध एलजी के कार्यकारी कार्यों के तहत होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का उनके काम में हस्तक्षेप नहीं होगा। गौरतलब है कि 6 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया और राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया, जिसमें पूर्व में विधानसभाएं यहाँ पर थी। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, सुरक्षा परिषद में शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी हेतु प्रस्ताव किस देश ने रखा है। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या मलेशिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें इंडोनेशिया ने। देखिए, हाल ही में शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए संकल्प जो है इंडोनेशिया द्वारा रखा गया है, जिसे भारत ने सह प्रायोजित किया है। भारत की स्थिति क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ा सैन्य दल है और जून में भारत को 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। भारत की स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े रहने की एक लंबी परंपरा है और भारत ने 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली अखिल भारतीय पुलिस इकाई की तैनाती कर इतिहास रच चुका है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वर्दीधारी कर्मियों का 5वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता भारत है। इन सब फैक्ट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस के साथ मिलकर सतत विकास सहयोग शुरू किया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी? देखिए, इसमें राइट ऑप्शन है आपका यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देखिए, आर्थिक मामलों के विभाग डीईए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ में मिलकर 26 अगस्त 2020 को सतत वित्त सहयोग प्रारंभ किया है। परामर्श 26, 27 और 28 अगस्त को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था जो सतत वित्त के कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में विषयगत चर्चाओं को सामने लाया था। इस सहयोग ने भारत में स्थायी वित्त वास्तुकला के व्यापक दायरे के आसपास केंद्रित विषयगत चर्चाओं पर बातचीत देखी है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूएनडीपी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 यानी कि 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में। हेड हैं एच.एम. स्टीनर जो कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वर्तमान में। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बनाए रखने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री बमांग
फेलिक्स के द्वारा सदन में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद में इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। बात कर लेते हैं संविधान की छठी अनुसूची की। तो संविधान की छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी कि अत्रिमेमी के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। अनुच्छेद 244A को 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की है? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या पाकिस्तान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उज्बेकिस्तान के साथ। देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय समन्वय समितियों की यह पहली बैठक 24 अगस्त 2020 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदूर उमुरजकोव की सह अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यह समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निर्देशों के तहत गठित की गई थी। समीक्षा बैठक में द्विपक्षीय निवेश संधि, अधिमान्य व्यापार समझौता, दोनों देशों की कृषि उपज के लिए आपसी बाजार की पहुंच, भारत के ऋण के तहत पहचानी गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन, गुजरात राज्य और उज्बेकिस्तान के अंदीजान क्षेत्र के बीच सहयोग के लिए वार्ता और ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना जैसे विषय इसमें शामिल रहे थे। बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की। तो राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम और प्रमुख है इसके शौकत मिर्जियोयेव जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इतना आपको क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में लॉन्च की गई चुनौती प्रतियोगिता का संबंध किस मंत्रालय से है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। माफ़ कीजिएगा, इसमें 2 बार ऑप्शन आ गया है शिक्षा मंत्रालय का, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ में स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चुनौती अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता शुरू की है, चुनौती नाम से। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 3 साल की अवधि में 95 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा है। इसका लक्ष्य पहचान किए गए क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक के बीज कोष और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस चुनौती के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय एजुटेक, एग्रीटेक और आम लोगों के लिए फिनटेक सॉल्यूशंस, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हेल्थ केयर के साथ साथ जॉब और स्किलिंग के सहित क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को आमंत्रित करना इसका मूल उद्देश्य है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने सोमवार को यह घोषणा की है। नारायण ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं एवं कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक सुधारों और कानूनों में संशोधन को लेकर सभी तैयारियां कर रही है। कर्नाटक नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का इस रूप से पहला राज्य बनेगा। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो राजधानी है बैंगलोर, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, मदुरई में, झांसी में या लखनऊ में? आपका राइट ऑप्शन है इसमें झांसी में। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त 2020 को आज इसका उद्घाटन कर चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का। RLB केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है झांसी में स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है। विश्वविद्यालय ने 2014-2015 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया था और कृषि, बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश यह विश्वविद्यालय करता है। वर्तमान में यह कॉलेज जो है या यूनिवर्सिटी जो है भारतीय ग्रासलैंड और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी से संचालित हो रहा था, परंतु इसका मुख्य इमारतें इसकी तैयार हो चुकी हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज किया गया है। ठीक है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल के लिए दिया गया था। टिकटॉक कंपनी के CEO कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? जॉनी विल्किस, एंड्रयू साइमन, केविन मेयर या रॉबर्ट विल्किंसन? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन था केविन मेयर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। राइटर्स जो वहाँ की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है ने बताया है फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के हवाले से
कि जनरल मैनेजर वनीसा पपाज को तत्काल प्रभाव से उनकी जगह कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। इसमें आपके लिए आज का क्वेश्चन है, चैडविक बोसमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? लेखक थे, फिल्म अभिनेता थे, संगीतकार थे या वैज्ञानिक थे? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे जितना ज़्यादा डिटेल में हो सके उतना डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी चीज़ कोई आप डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप कभी उसे भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।